नमस्कार मित्रों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट। जैसा कि हमको ज्ञात है, भाषा के मुख्यतः दो रूप में मौखिक और लिखित। मौखिक दृष्टि से ध्वनि कहते हैं और लिखित रूप से उनको वर्ण कहते हैं। तो मौखिक और लिखित यानी ध्वनि और वर्ण दोनों ही दृष्टि से हम यहाँ व्यंजन की परिभाषा देखें। मौखिक दृष्टि से देखें, व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मार्ग में अर्थात मुख विवर में पूर्ण या अपूर्ण रुकावट अर्थात व्यवधान उपस्थित नहीं होता है, यानी रुकावट उपस्थित नहीं होती, यानी इनके उच्चारण में मुख विवर में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती और जो सांस वायु है वो सहज रूप से निकल जाती है। अब व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, यानी वर्ण की दृष्टि से व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता अनिवार्य है। हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन है और कुल व्यंजनों की संख्या 35 है, यानी द्वितीय वर्ण है दो अणा ढा, इनको मिलाकर के कुल 35 संख्या होती है। हिंदी के इन व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विभाजित किया है, जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब हम पहले देखते हैं स्पर्श। स्पर्श का इंग्लिश में अर्थ है, यानी स्पर्श को इंग्लिश में कहते हैं म्यूट या स्टॉप। स्पर्श का अर्थ है छूना, यानी इनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे का स्पर्श करें या स्पर्श करते हैं या छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा यानी तालु के ऊपर, दंत और ओष्ठ या होठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। ये 5 वर्ग समूहों में बांटे गए। प्रत्येक समूह को पहले वर्ण के आधार पर क्रमशः का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कहते हैं। पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण है, का, खा, घा, घा, अणा। दूसरा वर्ग है चा वर्ग। चा वर्ग में है 5 वर्ण, चा, छा, झा, झा, या। तीसरा है टा वर्ग, इसमें है टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसी में जो डा ढा की जगह अणा, ढा, ये 2 वर्ण और हैं, इनको द्वृत्त वर्ण कहा जाता है। चौथा वर्ग है ता वर्ग, इसमें आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पांचवा वर्ग है पा वर्ग। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन कुल 25 हैं, जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। 5-5 के जोड़े के हिसाब से 5 वर्ग, यानी कुल 25। इसके बाद दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ का मतलब क्या है ये देखते हैं। अंतस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी वोवेल। ये अंतस्थ स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित है। अंत माने बीच में, स्थमान स्थित है, यानी ये स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इन चारों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। संधि में ये विकारों के रूप में आते हैं। अगली श्रेणी है ऊष्म। ऊष्म को इंग्लिश में बोलते हैं सिबिलिएंट। तीनों सा, हा, ये 4 ऊष्म है, यानी पहला सा आलभ्य सा, दूसरा मूर्धन्य सा और तीसरा दंत सा। ऊष्म का अर्थ है गरम, यानी इनके उच्चारण में हवा मुख से घर्षण या रगड़ के कारण उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाती है, रगड़ से गर्म हो जाती है, गर्म निकली।
इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, ये हुए कुल 33 और दो गणों को मिलाकर के कुल 35 व्यंजन। इन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए आ स्वर मिला दिया गया है। इनके शुद्ध रूप का, खा, गा आदि हैं, यानी अलहंत युक्त है। इनके में शुद्ध रूप में हल चिन्ह लगाया था, हलंत लगा गया। हलंत लगे चिन्ह वर्ण ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं हल। हल किसे कहते हैं? हल का अर्थ है क्या है? हल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लो साइन। हल चिन्ह है एक नीचे पाई, यानी नीचे लकीर से खींची गई। का, खा, गा, हा आदि इस तरीके से लकीर। व्यंजनों को हल कहा जाता है। यह व्यंजनों का संस्कृत नाम है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए जो लकीर लगाई जाती है उसे भी हल चिन्ह या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन अर्थात हल चिन्ह लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। इनको ही हल कहा जाता है। अब देखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छा, त्रा, या, स्रा। छा बना का और शा से, यानी मूर्धन सा से। त्रा बना ता और रा से। ज्ञा बना जा और या से। स्रा बना है तालव्य सा और रा से। जब कोई दो भिन्न व्यंजनों के योग से मिले तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त होने पर पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनका रूप स्थिर हो गया है, जैसे छह, त्रय, ज्ञा, स्रा। इन्हें अलग अलग करके भी नहीं लिखा जा सकता और ना ही इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में होती है। इनकी गिनती होती है संयुक्त वर्णों। अब देखें दो गण व्यंजन। दो गण व्यंजन है अणा, ढा। इनको तल बिंदु या उच्छिष्ट वर्ण भी कहा जाता है। ये दोनों टवर्गीय व्यंजन डाढ़ा के ही रूप में, डाढ़ा के नीचे ही बिंदु लगाकर इन्हें नया रूप अणाढ़ा दिया गया है। इनमें डाढ़ा और अणाढ़ा अर्थात दोनों के गुण विद्यमान हैं, इसलिए इनको द्विगुण वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीव का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगने से भी ये उच्चरित होते हैं। इनमें रा की ध्वनि मिली होती है। यहां ध्यान देने की बात है विशेष कि जो ये द्वित वर्ण है ये कभी भी शब्दों के पहले वर्ण के रूप में नहीं आते, ये शब्दों के मध्य अंत में ही आते हैं। जैसे आषाढ़, चढ़ाई, पेड़, सड़क, लड़ाई, पढ़ाई, पढ़ना आदि। अब देखते हैं द्वितीय व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनको द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे काका, कक्का, चाचा, कक्का, ढक्कन, थक्का, धक्का, पक्का। ऐसे ही चाचा उच्चारण कच्चा, खच्चा, जच्चा, बच्चा, लुच्चा, जा जैसे गज्जू, छज्जा, छज्जी, मज्जा, लज्जा, सज्जा। परंतु ये तो दो समान व्यंजनों के मिलने से बने, परंतु दो असमान व्यंजनों के योग या आपस में मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय व्यंजन समान व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं और असमान होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और या, क्या, खा और या, ख्या, या, गा और या, ज्ञा, भा और रा, भ्र, पा और रा, ब्र, भा और मा, हम, जैसे ब्रह्म। अब देखते हैं पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर। इनको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी में वर्ग के वर्णों को यानी वर्ग के वर्णों के अंतिम जो वर्ण है उनको पंचमाक्षर कहा जाता है। इनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए नासिक के व्यंजन कहते हैं। पंचमाक्षर शब्दों के बीच में
अपने वर्ग के पहले आते हैं। यानी पंचमाक्षर शब्दों के बीच में वर्ग अपने वर्ग के पहले की भी आती, यानी पंचम अक्षर है जो आधा प्रयोग हो बीच में, आधा तो अपने वर्ग के पहले के बीच में आधे रूप में आते हैं। किंतु अब सुविधा के लिए हिंदी में मानक रूप की दृष्टि से इनके स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे शांत, सुंदर, चंपा। इसके अलावा यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का को वर्ण आए तो पंचमाक्षर अपने रूप में सुरक्षित रहता है, जैसे बांग में, अन्य, उन्मुख, चिन्ह में, धन आदि। पंचमाक्षर की जगह सुविधा के लिए अनुसार मान लिया गया, अनुसार का प्रयोग किया जाता मानने के लिए। परंतु यदि पंचमाक्षर के बाद वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचमाक्षर सुरक्षित रहता है, जैसे बांग में, अन्य, उन्मुख, चिन्ह में, धन आदि। और दूसरे पंचमा वर्ण यदि द्वितीय वर्ण रूप में आए, यानी साथ साथ आए तो भी वह सुरक्षित रहता है, जैसे अन्न, डबलना, सम्मान, डबलमा, सम्मेलन, डबलमा, सम्मति, डबलमा, विषण, डबलना आदि। अब आगत व्यंजन, आगत का मतलब आए हुए व्यंजन। ये व्यंजन वो व्यंजन है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में नुक्तायुक्त का, खा, गा, जा, फा आगत ध्वनियां हैं। ये मूलतः अरबी फारसी से आई हुई ध्वनियां हैं, किंतु इनका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ वर्णों में भी, शब्दों में भी होता है। नुक्तायुक्त वर्ण हिंदी में घुल मिल से गए हैं। हिंदी में आजकल का, खा, गा के प्रयोग में नुक्ता लगाना अनिवार्य नहीं रह गया है, लेकिन हिंदी में आए हुए अरबी फारसी के जो मूल शब्द हैं उनमें फा और जा वर्णों में नुक्ता का प्रचलन अब भी होता रहता है। अब हम देखते हैं व्यंजनों की कुछ विशेषताएं या व्यंजनों के क्या लक्षण है। जैसे स्वरों की विशेषताएं लक्षण है, वैसे ही व्यंजनों की भी अपनी कुछ विशेषताएं। जैसे पहली विशेषता, व्यंजनों का स्वरों के बिना उच्चारण कठिन होता है। अच्छा, इनके लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजनों के उच्चारण में मुखवार में श्वास वायु कहीं ना कहीं अवरुद्ध अवश्य होती है या स्पर्श कर। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। व्यंजन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते हैं, अर्थात ये दूर तक सुने जा सकते हैं। व्यंजन स्वराघात नहीं वहन कर सकते। व्यंजन स्वयं अक्षर नहीं बना सकते, इनके अक्षर बनने के लिए स्वर की आवश्यकता होती, अर्थात व्यंजन स्वयं अपने आप में ना तो अक्षर है ना ही अक्षर बना सकते, इनके लिए स्वर की आवश्यकता है। स्वर अपने आप में अक्षर भी हैं और ये व्यंजनों को भी अक्षर बनाना। ये व्यंजन का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।